सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले ये और कोई नहीं बल्कि रामदेव बाबा और उनके राइट हैंड मैन पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बार बार कहा है कि उनकी यह माफी सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस है। हिंदी में बोले तो ढकोसला है। कोर्ट को उनके बातों पर विश्वास नहीं है और अब उनको अपनी बातों को सच साबित करना होगा, दिखाना होगा, सॉरी पब्लिक अपॉलॉजी के थ्रू देनी होगी, नहीं तो कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। कोर्ट ने सरकार पर और सरकार के आयुष डिपार्टमेंट पर भी कठिन सवाल उठाए और ये कि कंप्लेंट्स के बावजूद बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इतनी लंबी छूट क्यों दी गई उनको। पतंजलि के फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की बहुत लंबी हिस्ट्री है। वीडियो में आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। पहले इतना जान लीजिए कि पिछले नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कहा कि भाई देखिए, अपने फॉल्स और मिसलीडिंग जो आप दावे कर रहे हैं, जो एड्स दे रहे हैं, उनको बंद करो। सिंपल पॉइंट है। पर बाबा को देश के सुप्रीम कोर्ट से भी डर ना लगा। आजकल पापा के चेलों की इतनी सुप्रीम कॉन्फिडेंस हो गई है, क्या बात। खैर अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। अनिल मसीह डेमोक्रेसी का गला घोट के चंडीगढ़ इलेक्शंस में माफी मांगकर कट लेते हैं। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलती है, फिर फुट लेती है। और अब बाबा ब्लैक शीप सुप्रीम कोर्ट का खुला कंटेम्प्ट करने के बाद बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, हम सॉरी बोल रहे हैं ना, अब मामला रफा दफा करो। अब मजाक चल रहा है क्या? अब ये हंसने वाली बात होगी या रोने वाली बात होगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि बाबा को जाने देगी या फिर कोई पनिशमेंट होगी। इतने दिनों से पतंजलि ने कोर्ट की एक बात ना सुनी, अपनी मनमानी की, बिना रोक टोक अपने झूठे एडवर्टीजमेंट चलाती रही, एलोपैथी साइंस को गाली बकती रही, देश के कंज्यूमर्स को गुमराह करती रही, मुनाफा छापती रही। अरे भाई, बाबा को लगा होगा कौन सी बड़ी बात है, सरकार भी अपने साथ है, आयुष डिपार्टमेंट भी अपने साथ है, ऊपर से भगवा रंग मैंने ऐसे में ही पहन के रखा है और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट तो हम देते हैं। कोर्ट ने भाजपा सरकार पर भी वैसे सवाल उठाए हैं कि जब पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दे रही थी, कोविड के टाइम पर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड का क्योर नहीं हो सकता है, तब सरकार क्या कर रही थी? आंखें बंद कर कर एकदम मंद हो गई थी क्या? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर भी सवाल उठाया है कि कंप्लेंट्स के बावजूद आपने लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट में केस का अंत जैसे भी हो, लेकिन रामदेव बाबा के पूरे करियर पर, उनके पूरे आयुर्वेद एम्पायर पर जरूरी सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पूरे देश के हेल्थ केयर रेगुलेशन और कंज्यूमर पॉलिसी के लिए एक बूस्टर डोज है। आज के डीप डाइव वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि रामदेव इतने बड़े बाबा बने कैसे, कैसे एक छोटे से योगा गुरु से उन्होंने शुरुआत की थी और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो भी इतनी जल्दी, और क्यों उनके कंटिन्यूअस मिस इंफॉर्मेशन के बावजूद सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया इतने सालों से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देशवासी जो उन पे अंधविश्वास करते हैं, वो अपने आप को कितने खतरे में अब डाल रहे हैं। और पॉलिटिक्स हो या हेल्थ, हमें धर्म पे नाम पर चंपट कैसे बनाया जा सकता है, कितना आसान है, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पतंजलि की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की कहानी बहुत पुरानी है। बीपी, डायबिटीज, एपिलेप्सी, ल्यूपस, कई बीमारियों को लेकर लोगों को गुमराह किया जा चुका है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो 2022 में शुरू हुआ था। जुलाई 2022 में कंपनी ने एक एड छापा जिसका टाइटल था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, माने साइंटिफिक जो मेडिसिन है वही मिसकंसेप्शन फैला रहा है। एड में 20 बीमारियों को लिस्ट किया गया, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक इलनेसेस, जो एलोपैथी पूरे तरीके से क्योर नहीं कर सकती है, सिर्फ कंट्रोल कर सकती है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। बाबा रामदेव एलोपैथी को बहुत सालों से कोसते आए हैं और अब कहते हैं कि पतंजलि के पास ऐसी दवाइयां हैं जो इन बीमारियों को क्योर कर सकती है, जहां एलोपैथी फेल हो चुकी है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 17 दवाइयों के एड में जिक्र हुआ था, उनमें से सिर्फ 5 की क्लिनिकल ट्रायल्स तक हुई थी और इनमें से सिर्फ एक दवाई का ट्रायल कंप्लीट हुआ है। इन दावों पे जो रिसर्च पेपर छपे हैं, उनमें से एक रिसर्च पेपर यह साबित नहीं कर सकता है विदाउट अ डाउट कि भाई ये जो दवाइयां हैं वो एक्चुअली काम करती हैं या नहीं। अगस्त में इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट पिटीशन फाइल की और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे ASCI कहा जाता है, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया CCPA, इन सबको पतंजलि के खिलाफ
एक्शन लेना चाहिए। ये एजेंसीज बाय द वे एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में, आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि आजकल एजेंसीज हमारी रक्षा नहीं करती हैं, किसी और की रक्षा करती हैं। इस पर ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, कहीं दरवाजे पर दस्तक आ जाए। पिटिशन में पतंजलि पर आरोप लगाया गया कि वो लगातार फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है, एलोपैथी की जगह आयुष को प्रमोट कर रही है, और यह भी कहा कि पतंजलि अपने दवाइयों के इफेक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैजरेट करके क्लेम्स दे रही है मीडिया में, जो देश के एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन के साफ खिलाफ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक पतंजलि का यह प्रचार ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954, जिसे डोमा कहा जाता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साफ खिलाफ है। डोमा में 54 बीमारियां ऐसे हैं जिनको साफ लिस्ट किया गया है, जिनके लिए आप किसी क्योर को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। पतंजलि ने इस लिस्ट में 6 बीमारियों के क्योर्स एडवर्टाइज कर डाले। तो भाई यार देखो, या तो बाबा रामदेव को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिलना चाहिए कि जिसका इलाज नहीं उसका इलाज निकाल दिया, या तो जिस लॉ का उल्लंघन किया उसकी सजा भुगतनी चाहिए, जिसकी सजा बाय द वे जेल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, और अगर रिपीट ऑफेंडर हो आप तो 5 साल की जेल हो सकती है, 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये वाले बाबा जो हैं, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। नहीं, अलौकिक माने पावर, मनी, पॉलिटिकल कवर है। पतंजलि के खिलाफ केस बस चलता ही रहता है। न रामदेव को न पतंजलि को कोई पेनल्टी देनी होती है। उनके वायलेशन, सेंसिटिव मेडिकल इश्यूज को लेकर उनके फॉल्स एडवर्टाइजिंग बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक जैसा हमने बायजूस और विजय शेखर शर्मा के केस में देखा था, जब पैसा और पावर कोई बिजनेसमैन टेस्ट कर लेता है तो अक्सर वो बिजनेसमैन लॉ से, वार्निंग से डरता ही नहीं, वो उसको लगता है कि वो सिस्टम को संभाल लेगा। नवंबर 2023 में लेकिन सिस्टम हरकत में आ गई। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि को परमानेंट क्योर्स एडवर्टाइज करने से साफ मना कर दिया और कहा कि ऐसे हर गलत प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पतंजलि ने कोर्ट से तब वादा किया कि अच्छा, हम ऐसे कैजुअल स्टेटमेंट्स, ऐसे बयानबाजी, अपने दवाइयों के इफेक्टिवनेस और वो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिनकी वो थू कर रहे थे, जैसे एलोपैथी है, उसका दुष्प्रचार अब वो नहीं करेंगे। मगर इस आश्वासन के बावजूद पतंजलि के फॉल्स एडवर्टाइजिंग चलते रहे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। दिसंबर 2023, जनवरी 2024 में कंपनी ने भर भर कर मिसलीडिंग एड्स छापे। फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर नाराजगी जताई, कहा कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, कहा कि इंटायर कंट्री हैज बीन टेकन फॉर अ राइड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी कि वो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्रिटिसाइज, ऐसे जो कर रहे हैं एड्स, उनको छापना बंद करे, और कंपनी को 3 हफ्ते का समय दिया कि वो अपने आप को डिफेंड करे कि क्यों इतने रिपीटेड ऑफेंसेस के बावजूद उन पर एक्शन ना लिया जाए। कंपनी ने शोकॉज नोटिस, आपको लगा होगा डर गई होगी, कंपनी ने शोकॉज नोटिस का रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अरे जाओ तुम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा होगा, गजब बेइज्जती है। इसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट का सब्र का बांध लगता है टूट गया, और 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को पर्सनली अपीयर होने के लिए कहा। मामला हाथ से फिसलता देख दोनों ने अपॉलॉजी दे दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी टस से मस ना हुई। 2 अप्रैल को कोर्ट ने साफ कह दिया कि इन अपॉलॉजीज से कुछ नहीं होने वाला है। पूछा कि रामदेव के खिलाफ अब एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। एक्शन अगर बहुत पहले ले लेते तो शायद आज ये सिचुएशन ना आती सुप्रीम कोर्ट पे। दिसंबर 2006 बाबा रामदेव ने कह दिया कि वो आने वाले कुछ सालों में दिखा देंगे कि योगा से एड्स क्योर हो सकता है। कहा कि कॉन्डोम से एड्स प्रिवेंट नहीं होता है, फिर योगा से लेकिन ठीक हो सकता है। वाह! इसके चलते हेल्थ मिनिस्ट्री को तब स्टेटमेंट इशू जारी करना पड़ा कि ना सिर्फ बाबा का यह बयान बिल्कुल गलत है, पर इन स्टेटमेंट से सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, एजेंसी जो दशकों से एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, उनका सारा का सारा काम पानी मन मिल जाएगा। जून 2009, बाबा रुकने वाले थोड़े नहीं थे। बाबा ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी एक सिक माइंड का नतीजा है और प्राणायाम और योगा से इसको क्योर किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को क्योर कर सकते हैं। पहली बात बीमारी क्या है,
पतंजलि चिकित्सालय में कुछ डॉक्टर्स ने कहा होमोसेक्सुअलिटी मेंटल डिसऑर्डर है और कुछ हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से होता है। यहां फिर से एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा सरकार को कि ये भाई नॉट ओनली अनसाइंटिफिक है मगर क्वियर कम्युनिटी के प्रति एक सोशल स्टिग्मा को बढ़ावा देता है। फिर 2017 में आरटीआई से पता चलता है कि पतंजलि के दिव्य आंवला जूस और शिवलिंग बीज सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तक ने क्वालिटी कंसर्न्स के बारे में बात किया, लेकिन बाबा की पॉपुलैरिटी के सामने साइंस, लैब टेस्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कौन सी चीज है। अब इन सब चीजों पर जब बाबा को रोका नहीं गया तो बाबा ने सोचा कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए 2020 में आता है बाबा का ब्रह्मास्त्र कोरोनिल। पतंजलि ने साफ तौर से रूल्स को वायलेट करते हुए कहा कि कोविड ठीक हो जाएगा कोरोनिल से। याद रखिए, ऐसी कोई परमिशन नहीं थी उसके पास, ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी ये दिखाने के लिए कि कोविड का इफेक्टिव मुकाबला कर सकता है कोरोनिल। लेकिन भाई बाबा ने सोचा होगा एडवांटेज ले सकते हैं, कोविड फैला हुआ है, आपदा में अवसर हो सकता है। मगर इस समय आप शायद पूछ रहे होंगे कि अरे भाई कोर्ट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, बाबा को इतने सारे लॉस तोड़ने की परमिशन कैसे मिल गई? यही तो $1 बिलियन क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए बाबा की जर्नी को समझना पड़ेगा, बाबा के पावर को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाबा रामदेव को इंडिया का डोनाल्ड ट्रंप बुलाया है कि ट्रंप की तरह बाबा भी एक $multi-billion बिजनेस एम्पायर चलाते हैं। ट्रंप की तरह बाबा की एक बहुत बड़ी टीवी पर्सनैलिटी है जिनको शायद सच से ज्यादा मतलब नहीं है। ट्रंप की तरह वो भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी को कहीं छोड़ते नहीं हैं। उनका नाम और निशान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। बाबा रामदेव ऐसे पहले गॉडमैन हैं जिन्होंने शायद लाखों करोड़ों सिर्फ अमीर फॉलोअर्स के डोनेशन से नहीं बनाए बल्कि खुद का बिजनेस चला के कमाया है। इसे आप आत्मनिर्भर बाबा भी कह सकते हैं। फुल क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। लेकिन उनकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी जो है इसमें धर्म है, राष्ट्रवाद है, पावर है, पॉलिटिक्स है, कूट कूट कर यह सब कुछ भरा हुआ है। बाबा यानी राम किशन यादव का जन्म 1965 टू 1975 के बीच में हुआ था एक फार्मिंग फैमिली में। उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ अननोन है। उनकी फैमिली ज्यादा अमीर नहीं थी, गुजारा मुश्किल था। राम किशन यादव बचपन में बीमार बहुत रहते थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई थी। बाबा ने एक बार कहा था कि योग की मदद से ही उन्होंने अपने आप को बेहतर किया। छोटी सी उम्र से ही उन योग और आयुर्वेद में उनको इंटरेस्ट रहा था और उनके टीनेज और यंग एडल्ट ईयर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम कट टू 1995 करेंगे तो बाबा एक संत, एक ब्रह्मचारी बन चुके थे, दुनिया के मोह माया को त्याग चुके थे। उसी साल वो बालकृष्ण से मिलते हैं। साथ में उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई और सप्लीमेंट बनाने का काम शुरू किया। कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत में 3,500 रुपए का उधार लिया, फिर 10,000 रुपए का उधार लिया और उसी साल उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। वो सप्लीमेंट बेचते और योग सिखाते। साल 2000 आते आते उनकी किस्मत चमकने लगी, पलटने लगी। 2002 में आस्था टीवी चैनल को अपने शो के लिए एक स्टार चाहिए था और उन्हें मिलते हैं रामदेव। रामदेव की भाषा बहुत सरल होती है, उनके प्रवचन लोगों को समझ में आते हैं। वो योग को सिंप्लीफाई करके टीवी के माध्यम से लोगों को पहुंचाते। जल्द ही आस्था टीवी चैनल के राइवल संस्कार टीवी ने रामदेव बाबा को पोच कर लिया। रामदेव टीवी पर योग सिखाते, चुटकुले सुनाते, ऑडियंस का दिल जीत लेते। उनकी लोकप्रियता दिन रात बस बढ़ती ही रही। आस्था टीवी ने रामदेव को फिर 2003 में खुद पोच कर लिया। चैनल बाबा के शोज और स्लॉट्स बढ़ाते गई, डिमांड उससे ज्यादा बढ़ती गई। रामदेव बाबा घर घर तक पहुंचने लगे। अब देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबा रामदेव का योग सिखाने का स्टाइल बहुत ही सिंपल था और बहुत ही पॉपुलर हो गए। इस पर कोई डिबेट, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। 2006 में उन्होंने इतने पॉपुलर हो गए और इतने अमीर भी हो गए कि उन्होंने आस्था टीवी खुद ही खरीद लिया और 9 साल बाद संस्कार टीवी को भी खरीद लिया। माने जो चैनल्स उनको पोचिंग किया करते थे उन्होंने खुद ही उसे पोच कर लिया। ये 1 प्रो मैक्स पोचिंग। पर इंडियन मीडिया के बोर्ड रूम्स के बाहर भी एक स्टोरी चल रही थी, एक स्टोरी बन रही थी। पतंजलि के साथ साथ बाबा ने अपनी स्वदेशी जर्नी भी शुरू करी। योगा, आयुर्वेद, स्वदेशी। बाबा इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अच्छी तरीके से समझ गए थे और उसके हीरो बन गए थे। इसके चलते वो और भी मशहूर हुए और उनके क्रिटिक्स
साइलेंस हो गए। भाई राष्ट्रवाद के खिलाफ थोड़ी ना आप बात कर सकते हो, चाहे उससे कोई मुनाफा ही कमा रहा हो। पतंजलि के एम्प्लॉयज भी बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। अगर कोई कंप्लेंट हो कि भाई तनख्वाह बहुत कम मिल रही है या वो किसी वजह से स्ट्राइक पे चले गए, तो उनको बाबा इमीडिएटली फायर कर देते थे। जब एक गवर्नमेंट लैब टेस्ट में पाया गया कि पतंजलि के दवाइयों में कुछ सैंपल्स में ह्यूमन और एनिमल डीएनए सैंपल मौजूद है, तो रामदेव ने कहा कि यह कोई पावरफुल इंटरेस्ट है, यह साजिश है। उन्होंने सैंपल्स के साथ टैंपरिंग का दावा किया। मैंने सोरोस डिस्कवर होने से पहले ही बाबा सोरोस की वैल्यू समझ चुके थे और जल्द ही दूसरे टेस्ट करवाए गए और इन दूसरे टेस्ट में सब कुछ एकदम क्लियर मिला, एकदम साफ मिला। रामदेव के फैंस, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हमेशा उनके डिफेंस के लिए तैयार मिलते थे। पॉलिटिक्स पर अभी आते हैं, पर पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं योग गुरु और उनके एसोसिएट्स का रूथलेसनेस, उनके काम करने का तरीका। जर्नलिस्ट प्रियंका पाठक नारायण ने अपनी किताब गॉडमैन टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव में ऐसी कई कहानियां बताई हैं। आस्था टीवी के टेकओवर के समय उन्होंने कई सस्पिशियस डेथ्स को कैसे कवर किया। इसमें से एक केस था स्वामी योगानंद का, एक लाइसेंस्ड वैद्य जो दिव्य फार्मेसी के साइलेंट पार्टनर थे और जिनके टेक्निकल सुपरवाइजर होने के खातिर फार्मेसी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अलाउंस थी, लाइसेंस थी। योगेंद्र को 2003 में कंपनी ने बेदखल कर दिया और एक साल बाद वो मारे गए। रामदेव के दो और मेंटर्स थे, शंकर देव और राजीव दीक्षित। शंकर देव गुमशुदा हो गए और आज तक पाए नहीं गए। राजीव दीक्षित का रामदेव के भारत स्वाभिमान आंदोलन एंटी करप्शन ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा हाथ था। रिपोर्टेडली उनकी पॉइजनिंग हो गई और उसके चलते उनकी मौत हो गई। उनकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उन्हें जल्दी से क्रिमेट कर दिया गया। रामदेव के पॉलिटिकल कनेक्शंस काफी टाइम से मजबूत हैं, पर ये कनेक्शंस और साफ तरीके से दिखे ड्यूरिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। रामदेव एक एक्टिव लीडर बनकर मूवमेंट में सामने आए और पॉपुलर हुए। जून 2011 में उन्होंने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक किया। उनके हजारों फॉलोअर्स उनके साथ थे। एक इंसिडेंट में जब पुलिस टीयर गैस शेलिंग करती है तो रामदेव अपने कपड़े बदलकर, वस्त्र उतार कर एक जख्मी औरत के भेष में वहां भागने की कोशिश करते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं। वो इंडियन मीडिया में काफी मजाक भी उड़ता है, पर ऐसी छोटी मोटी बातों से ऐसे टेंशन नहीं लेने वाले थे बाबा रामदेव। उनके गोल्स काफी बड़े थे। 2014 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना करीबी दोस्त बुलाया, मोदी को भर भर कर तारीफ किया, हिंदुस्तानियों को कहा कि मोदी के लिए वोट किया जाए। वोट फॉर मोदी। मोदी की जीत के एक महीने पहले रामदेव के एक ट्रस्ट ने एक वीडियो निकाली जिसमें सीनियर बीजेपी लीडर्स उनके साथ एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में 9 वायदे थे, जिसमें गौरक्षा भी थी और हिंदू नेशनलिस्ट रिफॉर्म्स की बात की गई इस डॉक्यूमेंट में। ऐसे रिफॉर्म जो गवर्नमेंट में, कोर्ट्स में, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाएंगे। मोदी के जीतने के बाद रामदेव ने कहा कि उन्होंने इस बड़े पॉलिटिकल चेंज के लिए जमीन तैयार कर दी थी। मैंने और इस देश के करोड़ों लोगों ने आदरणीय मोदी जी पर विश्वास किया है, आदरणीय जेटली जी पर हमने विश्वास किया और उन्होंने वादा किया कि हम पाई पाई काला धन देश का दिलाएंगे। ब्लैक मनी तो आज तक वापस ना आया, लेकिन मोदी के पावर में आने के बाद बाबा एकदम आंधी के स्पीड से अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ते हैं। रामदेव और पतंजलि का ग्रोथ लगातार कंटिन्यू होता है। नवंबर 2014 में पावर में आने के चंद महीने बाद बीजेपी सरकार ने एक गुमनाम डिपार्टमेंट को रिवैम्प किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया। आयुष मिनिस्ट्री के कई काम थे, पर उनमें से एक काम था योग और आयुर्वेद को पॉपुलराइज करना। अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर कौन था? पतंजलि। अगले साल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने योग को एक चैरिटेबल पर्पस घोषित कर दिया, यानी पतंजलि के टैक्स बर्डन को काफी कम कर दिया। 2012 से 2018 के बीच में पतंजलि का रेवेन्यू 20 गुना बढ़ता है, 69 मिलियन से 1.6 बिलियन तक पहुंच जाता है। पतंजलि हिंदुस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन जाती है और रामदेव ने प्रिडिक्ट किया था कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को भी एकदम पीछे छोड़ देंगे। एक टाइम पर मजाक करते हुए कहा था कि उनका टूथपेस्ट इतना मशहूर होगा कि कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा। 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया कंपनी को 4,300 करोड़ रुपए में खरीद लिया, एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए, और अपने फूड बिजनेस में शामिल कर लिया। पतंजलि का आइडिया था कि वो सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन जाएगी हमारे देश की। उसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत बड़ी एंट्री होती है। हाल ही में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अरावली फॉरेस्ट लैंड की कानूनी प्रोटेक्शन, उसको किस तरीके से उस पर फेर बदल किया, लीगल रूट को ब्लॉक किया और 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को भी इंप्लीमेंट नहीं किया।
रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव की पतंजलि ग्रुप सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही ऐसे धांधली की, ऐसे मूव्स की, क्योंकि उन्होंने भर भर कर यह फॉरेस्ट लैंड खरीदा, शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया और फिर बहुत बड़े दाम पर, बड़े कीमत पर यह जमीन बिल्डर्स को बेच दिया। और सोचिए, यह सब तो साइड का धंधा है बस। इन सब के साथ रामदेव फुल टाइम साइंस और मेडिसिन का मजाक उड़ाते रहे, प्रोटोकॉल्स को तोड़ते रहे, रूल्स और रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाते रहे, अपना बिजनेस बढ़ाते रहे। यहां तक पैंडेमिक की जब बात आई तो सोचा कि यहां भी फायदा लेते हैं। सिर्फ झूठ बोलने की बात नहीं है, लोगों की जान की बात हो रही है। यह फेयरनेस क्रीम नहीं है, लोग मर सकते हैं। कोरोनिल के लिए जिन स्टडीज का रामदेव और बालकृष्ण हवाला देते हैं वो ना पीयर रिव्यूड थी, ना ही पब्लिश थी। बद से बदतर तो यह बात है कि उन्होंने सिर्फ 45 लोगों पर कोरोनिल को टेस्ट किया था, दिव्य कोरोना किट को टेस्ट किया था। 45 में से 45 एसिम्प्टोमेटिक थे या सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स थे कोविड के। सो ना टेस्टिंग, ना पीयर रिव्यू, ना पब्लिकेशन। यह है असली हिपोक्रेसी। रामदेव को आपके या मेरे जाने की फिक्र हो या ना हो, पर जब बात अपने ऊपर आती है तो वो खुद अस्पताल पहुंचते हैं, साइंटिफिक मेडिसिन के पास भागते हैं, उसका उपयोग करते हैं। 2011 में रामदेव देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होते हैं। हंगर स्ट्राइक के बाद उनके लिवर और ब्लड प्रेशर इश्यूज हो गए थे। बालकृष्ण भी 2019 में एम्स, इंडिया की बेस्ट एम्स जाते हैं क्योंकि उनका सर चकरा रहा था और चेस्ट पेन्स हो रहे थे। ये जो गॉडमैन है, ये जो गुरु हैं, ये जो साधु हैं, अक्सर ऐसा करते हैं। हाल ही में ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव दिल्ली के बेस्ट अपोलो अस्पताल में जाकर इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी कराते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें पहले वार्निंग दी थी, पर जग्गी वासुदेव ने उनकी बात तब नहीं सुनी थी। एंड में अस्पताल ही जाना पड़ा। जग्गी वासुदेव भी कह चुके हैं कि एलोपैथी सिर्फ बीमारी को मैनेज कर सकती है, कभी उसका रूट प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि एलोपैथी सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बाकी वो जो बता रहे हैं वो सब कुछ सिद्ध कर देगा। प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक को भी जय और वीरू की इन बातों से ना बड़ा मजा आता है। पब्लिक इन बातों को बहुत पसंद करती है, आंख बंद करके मान लेती है, लेकिन यह नहीं देखती है कि ये गुरु लोग खुद अस्पताल भागते हैं पहला सिग्नल मिलते ही। एलोपैथी साइंस पर निर्भर ये लोग भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और अनकंडीशनल अपॉलॉजी ना मानने के बाद रामदेव और पतंजलि एक इंटरेस्टिंग पड़ाव पर है। आज तक कंपनी ने कभी भी किसी से अपॉलॉजी न दी है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी चीजें मैनेज क्यों नहीं हो पा रही हैं? और इस बार क्या अलग हो गया? पतंजलि की ब्रांड इमेज नेचुरल और एथिकल होने पर आधारित है, मगर हमने आपको बार बार एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, जो कंपनी की सच्चाई है वो आपको दर्शाई है। और ये जो सच्चाई है अब फाइनली कंज्यूमर्स को भी दिख रहा है देश भर में। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव है, लोगों को दिख रही है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट दिखाती है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का वर्चस्व कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स वो नहीं है जैसे वो एडवर्टाइज किए गए हैं। एक नेगेटिव ऑर्डर से कंपनी की इमेज कितनी खराब हो सकती है, कंपनी पर और भी सवाल उठ सकते हैं। और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक लीगल प्रेसिडेंट भी बन सकता है फ्यूचर केसेस पर, आयुर्वेद और एफएमसीजी प्रोडक्ट क्लेम्स और प्रैक्टिसेस पर। इस पर कोई दो राहें नहीं है कि एफएमसीजी कंपनीज भी अक्सर झूठे वायदे करती है, लेकिन कम से कम जान तो नहीं लेती है और दूसरे जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है उनका खिल्ली तो नहीं उड़ाती है। लेकिन जो दूसरे एफएमसीजी कंपनीज हैं जो शुगर ज्यादा ऐड करती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस से आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भी कई सवाल उठते हैं। इसके चलते रेगुलेशन और ओवरसाइट की भी एक दरकार है। आयुर्वेद इंडस्ट्री के नाम पर आप लोगों को ठग नहीं सकते हो। लोगों को गारंटी और प्रोटेक्शन चाहिए। पूरे आयुर्वेद पर सवाल उठ सकता है अगर आप ठीक से इन सप्लीमेंट्स को टेस्ट नहीं करोगे, इन बिजनेसमैन को रोकोगे नहीं। एक किस्म का स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करने की दरकार है, नहीं तो पूरे के पूरे आयुर्वेद का नाम खराब हो सकता है। आयुर्वेद को लेकर एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क अब बनना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा उठ रहा है। और जो सवाल हैं ये पतंजलि को पसंद नहीं है, समझ में आ रहा है। बाबा रामदेव को पसंद नहीं है, ना बीजेपी सरकार को पसंद है, खासकर कि इलेक्शन के टाइम पर। लेकिन ये सवाल आपको पूछना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके हेल्थ और मेरे हेल्थ के सवाल है। तो थोड़ा सा अकल लगाओ कि ये सब जो लोग साइंस को क्रिटिसाइज करते हैं, साइंटिफिक मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन खुद ही अस्पताल भागते हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, इनको इतने सालों से रोका क्यों नहीं गया? और इनको क्या मिला सरकार को ना रोक कर? ये वाले सवाल पूछो, पता लगाओ।
नहीं तो ऐसे ही लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आपकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, और यह होना नहीं चाहिए।